नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती ने आज भगवान केदारनाथ के दर्शन किए, साथ ही जन कल्याण और देश के सुख समृद्धि की कामना की। पूर्व मुख्यमंत्री आज हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम पहुंची। हेलीपैड पर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति बीकेटीसी और केदार सभा ने उनका स्वागत भी किया। मंदिर में दर्शन के बाद अधिकारी आरसी तिवारी ने उन्हें भगवान केदार का प्रसाद रुद्राक्ष माला भेंट की। खबर उत्तरकाशी से है, जहां विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में तीर्थ पुरोहितों और व्यापारियों ने उत्तराखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर बाजार बंद किया। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि तीर्थ यात्री जाम की वजह से गंगोत्री धाम नहीं पहुंच पा रहे हैं और उत्तराखंड सरकार यात्रा के संचालन में विफल हो रही है, जिसका खामियाजा यहां के लोगों को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार किसी सोची समझी साजिश के तहत यात्रियों को रोक रही है। यात्रियों को परेशान करने में लगी हुई है। गंगोत्री यात्रा को रोक दिया गया है और इसमें सरकार की बहुत साजिश है, इसमें जिला प्रशासन की भी बहुत साजिश है, इसमें पुलिस प्रशासन की भी बहुत साजिश है। अगर इन्होंने अतिशीघ्र इसमें कोई कार्रवाई नहीं की तो तुरंत पंडा समाज, तीर्थ पुरोहित समाज जो है उग्र आंदोलन और संवाददाता दीपक नोटियाल उत्तरकाशी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ वजह इसके पीछे मान रहे हैं, जहां पर तीर्थ पुरोहित इस तरह के आरोप भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार नहीं चाहती है कि यात्री पहुंचे? जी बिल्कुल विशाल, आपको बता दूं कि उत्तरकाशी जनपद में आज सुबह से ही बहुत भयंकर जाम लगा हुआ है। बात करूं यमुनोत्री धाम की, तो वहां पे जो है जो जिला प्रशासन है उनका कहना है कि ये क्षमता से अधिक जो है यहाँ पे तीर्थ यात्री पहुंच चुके हैं। हाँ, जिसके कारण ये वन वे सिस्टम शुरू किया गया। जो वन वे सिस्टम के अंतर्गत पहले जो है एक तरफ की गाड़ी को अंदर जाने दिया जा रहा है, फिर दूसरी तरफ की गाड़ी को छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण से जो है जाम की स्थिति हो रही है। और जो गंगोत्री धाम में है उसके कारण से यात्री जो है वहाँ पे समय से नहीं पहुंच पा रहे, जिसके कारण से जो तीर्थ पुरोहित है वो जो है नाराज चल रहे हैं कि जो है सरकार जो है तीर्थ यात्रा को जो है सफल संचालन करने में नाकाम साबित हो रही है। जी अच्छा, व्यापारी क्या कुछ मांग कर रहे हैं? जैसे उन्होंने बाजार भी बंद किए हुए हैं, तो कुछ किस तरह की उनकी मांगे हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं वो राज्य सरकार से? जी बिल्कुल, गंगोत्री की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे जो व्यापारी हैं वो सब बाहर से आए हुए व्यक्ति हैं, क्योंकि वहाँ पे स्थायी रूप से तो कोई रहता नहीं। लेकिन जो दुकानें हैं वो बहुत महंगे महंगे रेट पे जो है वहाँ पे लोग लेते हैं। लेकिन जो है जब वहाँ पे यात्री नहीं पहुंच पाएंगे तो वो तो अपना किराया तक जो है वसूल नहीं कर पाएंगे। तो जो व्यापारी है उनका कहना है कि जो है अगर हमें जो यहाँ पे जो है जब तीर्थयात्री नहीं पहुंच पा रहे तो हमें यहाँ दुकान खोल के हमारा फायदा क्या है, जिसका कारण से जो उन्होंने जो है थोड़ी देर तक जो है अभी जो है बाजार बंद रखा है। और अभी अपडेट है कि उन्होंने बाजार खोल दिया है, लेकिन जो है तीर्थयात्री अभी भी जो बहुत कम संख्या में गंगोत्री पहुंच रहे हैं। जी अच्छा दीपक, प्रशासन ये भी कह रहा है कि जो तीर्थयात्री हैं वो जरूरत से ज्यादा पहुंच जा रहे हैं। जो 9,000 का आंकड़ा रखा है उन्होंने एक दिन में दर्शन कराने का, लेकिन यात्री 12-12 हजार पहुंच जा रहे हैं, तो व्यवस्था चरमराती हुई भी नजर आ रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि जो जिला प्रशासन की जो तैयारी है उस हिसाब से जो है प्रशासन अपनी व्यवस्थाओं में लगा हुआ है। लेकिन क्षमता से अधिक जो है जब यात्री आ रहे हैं तो जो मंदिर जो प्रांगण है तो वहाँ पे इतनी व्यवस्था नहीं है कि जो इन लोगों को जो है एक साथ जो है इस तरह से दर्शन कराया जा सके, जिस कारण से लंबी लंबी कतारें लग रही है। और जो है जो ऐसे में कभी भी कोई बड़ी स्थिति बन सकती है, जिसके कारण से जो है जिला प्रशासन जो है सीमित संख्या में जो है यात्रियों को वहाँ पे भेज रहा है, ताकि जो एक पार्ट अगर दर्शन करके आ रहा है फिर दूसरे पार्ट को जो है दर्शन के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन एक रोटेशन प्रणाली है, लेकिन इसके चक्कर से जो है जाम बहुत भयंकर लग रहा है, जिसके कारण से सारे तीर्थ पुरोहित जो नाराज चल रहे हैं। तो अभी पुलिस प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है ग्राउंड पर? जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले एसपी उत्तरकाशी का बयान आया है कि जो यमुनोत्री धाम है वहाँ पे रोडों की कई जगह पे स्थिति गड़बड़ है, क्योंकि जो है वहाँ पे जो है बहुत संकरे मार्ग हैं। वहाँ पे जो है एक साथ में जो है दो गाड़ियां क्रॉस नहीं हो सकते, जिसके कारण से एक गाड़ियों को जो है वहाँ से पास कराया जा रहा है। और जैसे जो है सारी गाड़ियां जो है निकल जाती तो लगभग 6 घंटे के अंदर जो ये व्यवस्था बिल्कुल सुव्यवस्थित हो जाएगी। जी जी बिल्कुल दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
हरिद्वार के महामंडलेश्वर स्वामी नरसिंहानंद गिरी एक बार फिर दिसंबर में धर्म संसद का आयोजन करने जा रहे हैं। हरिद्वार के मालवीय घाट पर पूजा अर्चना करने के बाद स्वामी नरसिंहानंद गिरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि दिसंबर महीने में गाजियाबाद स्थित डसना पीठ पर एक बार फिर 17 से 21 दिसंबर तक धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर के बड़े बड़े साधु संत, धर्म अधिकारी और हिंदू चिंतकों का बुलाया भी जाएगा। नरसिंहानंद गिरी ने बताया कि हरिद्वार में हुई संसद के दौरान भी हिंदुओं की घटती आबादी का मुद्दा उठाया गया था, लेकिन षड्यंत्र के तहत उन्हें जेल में डाल दिया गया था। इसलिए सभी हिंदुओं की एकजुटता के लिए धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। और जगत जननी मां जगदम्बा, ये सर्वे की रिपोर्ट तो 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों पर आधारित है। उसके बाद जनगणना करवाई नहीं गई है। अगर जनगणना आज की हो तो मुसलमानों की आबादी लगभग 30% की होने वाली है यहाँ, और ये आंकड़ा बहुत ही भयानक है। सरकार असली आंकड़े नहीं दिखा रही अभी भी, वो कुछ तो बता रहे हैं लेकिन अभी भी असली आंकड़े नहीं दिखा रहे हैं। स्थिति भारत की बहुत ही भयानक है। आप अपने चारों तरफ देख लीजिए, ये हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी है और जिस तरह से इसे मुसलमानों ने घेरा है, पूरे देश को इसी तरह से घेरा जा रहा है। क्या कदम उठाने जा रहे हैं? देखिए, हम तो विश्व धर्म संसद करके दुनिया को इसके बारे में अवेयर करने जा रहे हैं। पूरी दुनिया से अलग अलग धर्मों के धर्मगुरु और बुद्धिजीवी विश्व धर्म संसद में आने वाले हैं और हम लोग मिलकर इस वैचारिक लड़ाई को लड़ेंगे। मसूरी में सड़कों पर बहता सीवर परेशानी का सबब बन रहा है, जिससे दुर्गंध तो फैली रही है, साथ ही महामारी का खतरा भी मंडरा रहा है और इससे पहाड़ों की रानी मसूरी की छवि भी धूमिल होती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर उत्तराखंड जल संस्थान ने कई लोगों को नोटिस भी जारी कर दिया है, जिसके तहत अगर किसी भी होटल और रेस्टोरेंट का कूड़ा सीवर लाइन में डाला जाता है तो उसे के खिलाफ 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही उसका कनेक्शन भी काट दिया जाएगा। उत्तराखंड जल संस्थान की सहायक अभियंता तिरपन रावत ने बताया है कि विभाग की ओर से होटल और रेस्टोरेंट का निरीक्षण भी किया गया और अब तक 60 लोगों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। अभी बीते दिनों हमने एसडीएम साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग करी थी, जिसमें हमने होटल और रेस्टोरेंट वालों से अपील करी थी कि वो अपना किचन वेस्ट जो है वो सीवेज लाइन में ना डालें। आज उसी के तहत हम लोग जितने भी होटल रेस्टोरेंट हैं उनका स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं और जिनका भी फॉल्टी सीवेज उनका किचन वेस्ट सीवेज लाइन में जा रहा है उनको नोटिस देने की कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक हम लगभग 60 लोगों को नोटिस दे चुके हैं। 4600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित आध्यात्मिक शांति का केंद्र सतोपथ सरोवर की यात्रा शुरू हो गई है। यात्रा शुरू होने के बाद एडवेंचर टूरिज्म समेत यात्रियों ने इस पर खुशी जताई है। साथ ही सत्यपथ के नाम से प्रसिद्ध इस तीर्थ स्थल के लिए सुहावने मौसम के साथ आज से नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन ने इस पवित्र सरोवर तक जाने की प्रकृति प्रेमियों को अनुमति दे दी है। इस आध्यात्मिक स्थल के दर्शन के लिए बद्रीनाथ धाम से पहला आध्यात्मिक पर्यटक दल 5 दिवसीय संतोपथ सरोवर अभियान के लिए रवाना हो गया है। इस सीजन के पहले धार्मिक पर्यटन दल को भी माना तक भेजने गए स्थानीय पर्यटक एजेंसी के कर्मचारी ने बताया कि बद्री विशाल के कपाट खुलने के बाद से ही इस पवित्र संतोपथ स्वर्गारोहिणी धाम की ट्रैकिंग के लिए अनुमति जारी कर दी गई है। और संवाददाता संजय कुंवर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, किस तरह की तैयारियां हैं? ट्रैकिंग के लिए भी अब अनुमति दी जा रही है यात्रियों को? विशाल जी, देखिए, चारधाम यात्रा का आगाज होने के बाद धार्मिक पर्यटन चरम पर है और इसके साथ ही जो है साहसिक पर्यटन और आध्यात्मिक पर्यटन की भी शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। बद्रीनाथ से 30 किलोमीटर आगे सत्यपथ के नाम से सतोपन सरोवर है। लगभग 4600 मीटर की हाइट पर ये जो है सरोवर है और सैकड़ों हजारों की तादाद में तीर्थयात्री बद्रीनाथ की यात्रा के बाद इस सत्यपथ की यात्रा को भी करते हैं। और बद्रीनाथ के कपाट खुलने के साथ साथ जो डीएफओ नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क जोशीमठ है, वही इस पथ की जो अनुमति है, अनुमति पत्र जारी करते हैं और कल जो है ये अनुमति मिल चुकी है। इसको लेकर के एडवेंचर एसोसिएशन में भी काफी खुशी का माहौल है, क्योंकि लगातार मेल करके, फोन से, जो उनके माध्यम से जो बाहर से, देश विदेश से
आध्यात्मिक पर्यटन के शौकीन हैं उनका फोन आ रहा है। तो आज से जो पर्यटन जो तीर्थाटन है ये खुल चुका है और कल ही जो यहाँ से एक बंगाल का जो 14 सदस्यीय दल सतोपंथ सरोवर के लिए रवाना हो चुका है। और सूबे में जो विशेषकर जो सीमांत क्षेत्र है चमोली जनपद का जो सीमांत क्षेत्र है, तो यहाँ पे आध्यात्मिक पर्यटन के लिए जो सतोपंथ ट्रैक है बहुत ही बेहतर माना जाता है। और इसके साथ साथ जो यहाँ पे धार्मिक पर्यटन और धार्मिक पर्यटन के साथ साथ साहसिक पर्यटन और तीर्थाटन के लिए भी ये जो है यात्री जो है लगातार यहाँ पे पहुंचने लगे हैं। जी अच्छा संजय, क्योंकि बड़ी संख्या में तीर्थयात्री भी पहुंच रहे हैं और जिस तरह से देखा भी जा रहा है कि चमोली का काफी बड़ी संख्या में रुक कर रहे हैं पर्यटक, तो क्या माने किस तरह की तैयारियां भी है इस दौरान प्रशासन की? देखिए, अगर विशेषकर बद्रीनाथ के लिए बोला जाए तो भगवान बद्री विशाल के जो दर्शनों से लेकर जो अन्य व्यवस्थाएं स्थापन सुविधाएं होती है वो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति इसको देखती है। और ये अगर पिछले 2 दिन का आंकड़ा पे नजर लगाया जाए तो लगभग 32,000 तीर्थयात्री कपाट खुलने से अब तक भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। दर्शन बिल्कुल सुगमता से हो रहे हैं, कोई कोलाहल नहीं है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। खुशनुमा मौसम है। खुशनुमा मौसम के बीच तीर्थयात्री सिंह द्वार से अपनी अपनी एक एक लाइन के जरिए जो है सभा मंडप से भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं। और मास्टर प्लान निर्माण के चलते थोड़ा बहुत जो धर्मशालाएं थी, जो होटल थे, वो जो है तोड़े गए हैं। लेकिन जो जिस तरह का भव्य और दिव्यता भगवान बद्री विशाल के मंदिर की है उसको देख करके जो है तीर्थयात्री अपना सभी कुछ जो जिस तरह की उन्हें परेशानी आने जाने में हो रही है वो सब भूल करके भगवान बद्री विशाल की भक्ति में यहाँ पे लीन है। जी बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के बाद अब निकाय चुनाव होने हैं, जिसके लिए राज्य सरकार के स्तर पर वोटर लिस्ट अपडेट करने के कार्य लगातार जारी है। ऐसे में प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव, चारधाम यात्रा संबंधित विषयों पर हॉर्नबिल टीवी ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से खास बातचीत की है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, उत्तराखंड में लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, हालांकि तमाम राज्यों में अभी चल ही रहे हैं। किस रूप में देख रहे हैं आप, किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में? देखिए, जिस प्रकार से वातावरण आज देश का है और माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वीकारता है, और हो भी क्यों ना, जब 10 साल उन्होंने जनता और जनता के लिए काम किया, देशवासियों के लिए काम किया, देश का मान सम्मान पूरे विश्व के अंदर बढ़ाया। आज मैं कह सकता हूँ गरीब कल्याण के लिए और पूरे देश के लिए जो काम उनके द्वारा 10 साल में किए गए, और एक मूल मंत्र के साथ उन्होंने काम किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से जब माननीय मोदी जी जहाँ भी जा रहे हैं या हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता जहाँ भी जा रहे हैं, जो रिस्पांस जनता की तरफ से मिल रहा है, और वैसे भी माननीय मोदी जी ने नारा दिया था अब की बार 400 पार। मुझे लगता है 400 पार के साथ भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार फिर अपनी सरकार बनाने जा रही है। माननीय मोदी जी हमारे फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि 400 पार तो हमने कहा है, हो सकता है जिस प्रकार का भले ही चाहे आज नकारात्मक जो रवैया विपक्ष अपना रहा है उसको देखते कहीं ये संख्या और ना बढ़ जाए। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि, और वैसे भी मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि जो हालात 2014 से पहले यानी 4 से 14 के बीच में कांग्रेस ने किए थे, हमारे देश के स्थिति को जिस स्थान पे लाया था उसको सुधार लाने में और उसको आगे बढ़ाने में जिस प्रकार से 10 साल माननीय मोदी जी ने काम किया, तो इस बार तो उनका आना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं उनको पहले से बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम पे ये जो देश है ये और तरक्की करेगा। सर, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अगर कांग्रेस आ गई तो वो सोना भी आपका रखवा लेंगे, तो वही प्रियंका गांधी ये भी कहती हैं कि मेरी दादी ने देश के लिए अपना सोना भी गिरवी रखा था। किस रूप में देख रहे हैं आप इन दोनों के पॉइंट्स को? देखिए, जो जिस प्रकार से इनके घोषणा पत्र में चीज़ें निकल के आई है, तो माननीय मोदी जी ने उसी आधार पे अपनी बात रखी, और मैं ऐसा मानता हूं कि जो जिस प्रकार की राजनीति आज कांग्रेस कर रही है या विपक्ष के लोग कर रहे हैं या इनके गठबंधन के लोग कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि ये बहुत ही हल्कापन मैं कह सकता हूँ। और माननीय मोदी ने जनता को आगाह किया भाई कि यदि ये आ गए तो ये जो आपकी संपत्ति है लोगों में बांट देंगे। ये कभी कम्युनिस्ट की विचारधारा हुआ करती थी, आज उसको यहाँ पे लागू करना चाह रहे हैं। कम्युनिस्ट पूरे विश्व से साफ हो रहा है।
अनेकों देशों में जिनका राज्य था, उनका शासन था, आज खत्म हो रहा है। आज उस शासन को हमारे यहाँ लागू करने की आप बात कर रहे हैं, यानी कि आप अराजकता फैलाने की बात कर रहे हैं। जनता को बता रहे हैं कि आप मेहनत मत करिए, आपको तो संपत्ति मिल जाएगी, आपको तो आपका जो है जो भी स्थिति देश की लोगों की है आज उससे और बदतर हो जाएगी। तो ये नकारात्मक जो सोच कांग्रेस की है, मुझे लगता है यही कारण है जिसके लिए मैंने कहा कि ये 400 पार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के लिए हम लोग पार कर सकते हैं। सर, प्रदेश में क्योंकि निकाय चुनाव भी होने हैं, हालांकि लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, लेकिन किस तरह से आप देख रहे हैं और क्या माने सर कि कब तक हम ये करा सकते हैं और हम लोग आप लोग कितने तैयार हैं इस चीज़ के लिए? देखिए, हमने एक पिछली बार 2 दिसंबर को हमारे निकाय जो हमारे हैं उनका कार्यकाल खत्म हुआ था, तो 6 महीने के लिए हमने प्रशासक बढ़ाए थे और प्रशासक का जो समय निर्धारण है वो 2 जून तक का है। 2 जून के बाद अब हमारे सामने 2 रास्ते हैं कि हम 2 जून के बाद चुनाव कराएं, क्योंकि हमने एफिडेविट दिया है। लेकिन स्थिति क्या है, 6 जून से पहले आचार संहिता नहीं हट रही है, यानी कि उस बीच में हम क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति में अब हम मंथन कर रहे हैं कि अभी हमें इसमें क्या निर्णय लेना है। लेकिन हम उससे पहले की जो प्रक्रिया है, जैसे हमारे यहाँ वोटर लिस्ट में कहीं खामियां आज वो बनाने का काम हो रहा है, कहीं आरक्षण की बात है उस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। उसके अलावा जितने भी उससे पहले की जो प्रक्रियाएं हैं, सीमांकन है, दूसरी चीज़ें हैं, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। ये काम होने के उपरांत तो निश्चित रूप से चाहे अब या आगे भी चुनाव तो इसी आधार पर होना है, तो हम पहले उस प्रक्रिया पे अपना काम कर रहे हैं। सर, प्रदेश में चारधाम यात्रा भी शुरू हो गई है और आपके क्षेत्र से बड़ी संख्या में निकल करके यात्री जाते हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं उनके लिए कर रही है सरकार? देखिए, हमारा मानना ये है कि पिछली बार 56 लाख से ज़्यादा लोगों ने चारधाम यात्रा में पार्टिसिपेट किया था, आए थे, दर्शन किए थे, पुण्य लाभ लिया था। और इस बार हमें उम्मीद है उससे ज़्यादा बड़ी संख्या में इस बार चारधाम के लिए यात्री आने वाले हैं, श्रद्धालु आने वाले हैं। व्यवस्थाएं हमने मुकम्मल की हैं, लेकिन रोज़ जैसी स्थिति अब हम देख रहे हैं, जब से चारधाम यात्रा ये शुरू हुई है, यानी कपाट खुले हैं, तो भीड़ बहुत बढ़ रही है। लगातार हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए मॉनिटरिंग की है, अधिकारियों ने बैठकें की हैं। अभी हमारे यहाँ ऊपर 3 जिलों के लिए नोडल अधिकारी निर्धारित कर दिए हैं, उनको नियुक्त कर दिया है। सभी डीएम्स को हर स्थिति में चारधाम यात्रा के लिए पूरी तैयारी से, पूरी ताकत के साथ उन्हें काम करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। हम भी यदा कदा अपने जो क्षेत्र हैं उन पे हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम एक बात इसमें हमें थोड़ा सा लगता है कि जो अभी हमारे यहाँ आचार संहिता, चुनाव आचार संहिता लगी है, प्रभावी है, ऐसे में जो हमें बहुत तेज़ी से काम करना चाहिए, तो उसमें थोड़ा हमें दिक्कत आ रही है। लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी यात्री को दिक्कत ना हो, उनकी यात्रा सुविधाजनक हो, उनकी यात्रा में उनकी सुगमता हो और यात्री यहाँ से खुश होकर जाएं, प्रयास कर रहे हैं। सर, प्रदेश में क्योंकि चारधाम तो चल ही रहा है, लेकिन एक और वन अग्नि की घटनाएं भी बढ़ रही हैं, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? उसको कंट्रोल करने के लिए किस तरह से आप लोग अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं? देखिए, लगातार जो वनाग्नि की घटनाएं बढ़ी और चिंताजनक भी था, अनेकों बार उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी बैठकें ली हैं, अधिकारियों को निर्देशित किया, जिलाधिकारियों को उसमें सबको लगाया। मैंने स्वयं, चूँकि मैं टिहरी जिले का प्रभारी हूँ, उत्तरकाशी जिले का प्रभारी हूँ, वहाँ के जिलाधिकारियों से लगातार मैंने संपर्क किया, बातचीत की। आज भगवान का शुक्र ये है कि जो इसी बीच में बरसात हुई, हालांकि हमने प्रयास हेलीकॉप्टर से भी पानी डालने का काम किया, अन्य व्यवस्थाएं भी हमारे द्वारा हुई, लेकिन उससे बड़ा काम माननीय हमारे इंद्र देवता ने किया कि पूरे उस पहाड़ी क्षेत्र में वर्षा हुई और जिसके कारण वनाग्नि की जो घटनाएं हैं वो एक तरह से नियंत्रित हुई हैं और आज की तारीख में कोई नई घटना कहीं सामने नहीं आई है। मैं मान के चलता हूँ अब ये वनाग्नि की जो घटनाएं थी आज की तारीख में नहीं है, जो इक्का दुक्का जगह होंगी भी तो वहाँ पर पूरी तरह से हमारे अधिकारी मुस्तैद हैं। सर, कांग्रेस लगातार ये आरोप भी लगाती है कि एक तरफ चारधाम की यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ वन अग्नि की घटनाएं बढ़ रही हैं और ऐसे में जो जिम्मेदार हैं वो चुनावी माहौल में बिजी हैं। नहीं, देखिए, यहाँ जो विषय आ रहा है वनाग्नि का है, चारधाम का है,
हमारे लोग लगे हैं, हम लोग लगे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारी लोग लगे हैं। और जहाँ तक चुनाव की बात है तो एक कार्यकर्ता के नाते यदि कोई भी जिम्मेवारी किसी को मिलती है पार्टी की तरफ से, तो निश्चित रूप से वो जिम्मेवारी भी निभाई जाती है। और ऐसा कहीं नहीं है, हमारे चाहे कोई भी कार्यकर्ता जिसके पास ये जिम्मेवारी है, माना मंत्रीगण भी होंगे, तो वो भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार संवाद कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि हम सामूहिक सरकार के रूप में काम करते हैं। कोई एक हमारा व्यक्ति किसी भी काम के लिए कहीं जाता है तो सरकार नहीं गई, सरकार अपना काम करती है, हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। यानी कि सामूहिक के नाते जो हमारी जिम्मेवारी हम निभा रहे हैं। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बात करने के लिए। प्रेमचंद अग्रवाल जी को आप सुन रहे थे, जो कि साफ तौर पर कह रहे थे कि उत्तराखंड में हम 5 सीटें जीतेंगे और देश भर में 400 पार जो सीटें जीतने का लक्ष्य है उसको भी पूरा करेंगे। साथ ही चारधाम विषयों के ऊपर और वन अग्नि को लेकर के भी उन्होंने बाकी से हमारे साथ बातचीत की है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।